ओके स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जीओसी का आपकी स्क्रीन पर। आपका वेलकम है केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल पे। इसी तरीके से आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी आप लोगों के पास, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी हमारी हर एक वीडियो की। तो मैंने लास्ट टाइम अपना स्केड्यूल थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी शेयर करा था, और एक मैंने पोस्ट भी डाला था इनफैक्ट यूट्यूब पे कि हमारा हफ्ते में हम 4 क्लासेस यहाँ पे लॉन्च करेंगे, 4 क्लासेस पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे हमारे इस चैप्टर जीओसी की। ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमारा फटाफट से चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा विद एवरी टॉपिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 जीओसी का। तो केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल वेलकम्स यू वंस अगेन बाय योर ओन सीसीडी मैम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो हमारा चैप्टर नेम आपको पता ही है, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में 11th क्लास का हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नेम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है ना। टुडे हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है। ओके, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जिनको भी नहीं पता, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है ऑब्वियसली। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बेटा बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चंस फंस जाते हैं, चाहे हमें आगे के चैप्टर्स आते हों। और अगर हमें जीओसी नहीं आता तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने आपके लिए ये सीरीज लॉन्च करी है। आप लोगों की डिमांड पर ही हमने ये सीरीज लॉन्च करी है बच्चों। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ये वाली सीरीज, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाली है उनको भी। ठीक है, चलिए हमारा जो बेटा हमने लास्ट क्लास आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा, वो था इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट हमने थियोरेटिकली पूरा पढ़ा था, माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर पढ़ा था। उसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना साथ साथ, ठीक है ना, कि क्या क्या हमने पढ़ा था। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, उसके बेसिस पे हमने एक एंड पे सस्पेंस छोड़ा था, डीएनपी रूल कैसे लगाते हैं और क्या होता है, वो हम आज बच्चों कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। सेकेंड हमारा हमने जो आज कवर करना है, ऑब्वियसली बिना क्वेश्चन के मैम कुछ भी नहीं करवाती है, क्योंकि हमको भाई नीट निकालना है, हमें पेपर निकालना है, हमको जेई निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज इनफ नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल प्रायोरिटी पे है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा नहीं करी, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो पेपर में क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि हम टॉपिक को अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। ठीक है, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने सिर्फ टॉपिक पढ़ लिया है और उसकी एप्लीकेशन नहीं सीखी है, तो आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे आपके टीचर्स गाइड कर रहे हैं, अगर आप वैसे वैसे चलेंगे तो आपकी नीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर सीसीडी मैम। ओके, तो आज हमारा सेकंड जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड है, क्वेश्चंस ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, इजी, स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों आज हम इसी टॉपिक की एप्लीकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी इंडक्टिव इफेक्ट हमें कितनी हेल्प करता है पता लगाने पे, ये भी हम करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने कहा ही था, इस चैप्टर का काफी अच्छा पोर्शन कवर करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आई होप आपको मैंने बहुत इजी करा होगा इस टॉपिक को समझने में। हमें रियल लाइफ से रिलेट कर करके ऑर्गेनिक को समझना पड़ेगा, तभी बेटा हमें वो याद होगी, और लर्न तो करना ही पड़ेगा समझने के बाद, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था। मैं थोड़ा सा इंट्रो वापस से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने इंडक्टिव परमानेंट इफेक्ट्स में इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में से अभी हम इंडक्टिव कवर कर रहे थे, ठीक है। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट हम कवर कर रहे थे, तो मैं फटाफट से आपको एक ब्रीफ देना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं फटाफट से आपको ब्रीफ देना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा जो था हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट था। इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारा था वो बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट था। इसी तरीके से जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे, तो हमने वैसे 3 तरीके से पढ़ा था, है ना। एक हमने पढ़ा था प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडक्टिव इफेक्ट,
जिसमें हमने हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 बताया था, ये सिर्फ हमारे याद करने के लिए था। दूसरा हमने पढ़ा था प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, क्या पढ़ा था बच्चों? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताता था हमको? ये थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जल्दी से पुरानी वीडियो आप, मैंने लिंक नीचे ना आपके बेटा इस वीडियो के बायो में अगर आप देखेंगे, मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस का, दैट मींस लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, ताकि आपको कनेक्टेड रहे कि कौन सी वीडियो देखनी है, ठीक है। सो इसके लिए इस पूरे टॉपिक को जो मैं ब्रीफ कर रही हूँ, लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है आपने, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यहाँ पे लिखे थे, जिसमें हमारे क्या क्या आए थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से। नेगेटिव चार्ज वाले थे और सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स वाले इधर आ रहे थे, ठीक है ना। सिमिलरली इधर हमने कुछ और भी डिटेल्स पढ़ी थी, वो आप प्लीज वीडियो रेफर करना। सिमिलरली माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ओके। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहां आते हैं, जो किसी भी जिससे जुड़े होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करवा लेते हैं। और प्लस इंडक्टिव ये जिससे जुड़े होते हैं, ये प्लस इंडक्टिव वाले ग्रुप्स जिससे जुड़े होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करवा लेते हैं। याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा था, प्लीज पुरानी वीडियोस देखिए, दोबारा हम रिवीजन करते रहेंगे तो इस वीडियो की भी फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको अपना होमवर्क करके आना है। होप मैंने कहा था कि ऑर्डर लर्न करना है, जो जिस तरीके से मैंने ऑर्डर लिखवाया था उस तरीके से आपको इजीली याद हो जाना था, ठीक है ना। तो वीडियो देखिए लेक्चर नंबर 2, प्लीज स्किप मत करना, ठीक है ना। फिर बता रही हूँ, आप लोगों को रहता है कि भाई हम जल्दी सब कर ले, नहीं बेसिक स्ट्रांग होता। अगर आप लोगों को आता है कि भाई मुझे मैम आता है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख लीजिए। बट अगर कहीं पे भी फंसता है यार ये चीज याद नहीं आ रही, प्लीज रेफर प्रीवियस वीडियो, सब कुछ उसमें लिखवाया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और इसमें हम और थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ओके। सो आज जो हमारी बेटा क्लास है मेन, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ओके। तो इसमें मैंने बहुत सारे इनके ग्रुप्स लिखवाए थे, जो जो प्लस आई और माइनस आई शो करते हैं, आप उस वीडियो में जाके देखना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ। प्लस इंडक्टिव और माइनस इंडक्टिव को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरमीडिएट्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट्स में ही इसकी एप्लीकेशन करनी है, ओके ओके। तो जब हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट क्या होता है, वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। इंटरमीडिएट आर द स्पीशीज दैट आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्शन, ठीक है ना। इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशीज आप लिख सकते हैं जो कि रिएक्शन के बीच में बनती है, नाम से समझ आ रहा है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएटिंग स्टेप, है ना। तो इंटरमीडिएट ऐसी स्पीशीज होती है, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था स्टार्टिंग में। इंटरमीडिएट्स हमें इस चैप्टर में बेटा 3 तरीके के कवर करने हैं, ठीक है। क्या क्या है वो? कार्बो केटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूं, वैसे तो मैं इस पूरे टॉपिक को, बेटा ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे टॉपिक को हमने पूरी वीडियो देनी है, ठीक है ना। एक पूरा लेक्चर मैंने इसके लिए आपके लिए बना के प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। इसके बाद मैं अपलोड करूंगी जब उसकी लेक्चर नंबर की बारी आएगी, ठीक है ना। पर थोड़ा सा इस टॉपिक में हमें एप्लीकेशन इंडक्टिव की लगानी है इस इंटरमीडिएट्स पे, तो थोड़ा सा इंट्रो में दे रही हूँ, क्योंकि जिनको नहीं आता उनको कनेक्ट करवाने के लिए हम सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो जिनको आता है वो थोड़ा सा आगे इस टॉपिक को करके पढ़ सकते हैं, और जिनको पूरा ही पढ़ना है डिटेल में, वो आगे लेक्चर अपलोड होगा, बट थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मैं लिखने जा रही हूँ, ऑब्वियसली इसके अलावा बहुत कुछ और है हम जो आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम उतना ही इसमें लिख रहे हैं जितना हमारे इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आई होप सब सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। सो बेसिकली कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल, ओके। सो कार्बोकेटायन कैसा होता है? हमारी ऐसी स्पीशीज होती है, बिल्कुल आनी चाहिए यार, आप लोग 11th पढ़ रहे हो, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। कैसे होती है? जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती है। एंड कार्बोकेटायन ऑब्वियसली बेटा हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कैसी होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। साथ ही साथ हमारी ये कैसी होती है? 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मैम ने ये कहाँ बताया था आपको? लेक्चर नंबर 1 आप रेफर कर सकते हैं अगर और डिटेल में आपको उसको थोड़ा सा देखना है तो, ठीक है ना। तो जो पहले वीडियोस देख के कनेक्टेड चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे हर एक टॉपिक को, तो मैंने थोड़ा सा ये तब भी बताया था आपको, मैं दोबारा बता रही हूँ उनके लिए जो इस वीडियो में आए हैं, ठीक है। सिमिलरली कार्बन आयन हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है।
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और कैसी होती है? 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है बच्चों। कैसी होती है? 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। सिमिलरली फ्री रेडिकल हमारे, ऑल्दो फ्री रेडिकल हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि इसका भी बेटा ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता है, ये 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बना के दिखाया ही हुआ है। कहां पे बेटा? जहां पे हमने पढ़ा था होमोलिटिक स्पीशीज, हेटेरोलिटिक स्पीशीज, तो वहां मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से भी बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, चलो ओके। 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ये 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और ये 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब मैम इंडक्टिव का क्या रोल? ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा किसको स्टेबल करता है, उसके लिए मैं आपको यहीं पे ट्रिक दे रही हूँ। ठीक है, बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो चारू मैम की सीसीडी ट्रिक्स लिखना है आपको। ठीक है, इसका नाम मैं सीसीडी ट्रिक्स देती हूँ ताकि मेरा उस पर कॉपीराइट रहे। ठीक है, चलो अब कार्बोकेटायन जो होता है और कार्ब एनायन जो होता है, इस पे बेसिकली हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं, तो हम उन्हीं को टारगेट करके चलते हैं। ओके, कार्बोकेटायन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर था। ठीक है ना, अभी मैंने बताया। सो प्लस आई इफेक्ट से ये होता है स्टेबल और माइनस आई इफेक्ट से ये होता है अनस्टेबल। यू नो दैट प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो प्लस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करता है और माइनस आई इफेक्ट इसको डिस्टेबलाइज करता है। वेरी गुड। क्यों? अभी मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू भी बताऊंगी आपको और, पर ट्रिक क्या कहते हैं? ट्रिक बहुत इजी है। कैटायन भी पॉजिटिवली चार्ज है, जल्दी 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 सीसीडी ट्रिक। कैटायन भी पॉजिटिवली चार्ज है और वो प्लस वाले से, देखो पॉजिटिव वाले से स्टेबल होते हैं। इस तरीके से याद करना है आप लोगों ने। ठीक है ना, और सिमिलरली कार्बन आयन, ओके। सो कार्बन आयन जो होते हैं वो हमारे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से होते हैं स्टेबलाइज। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आता, वैसे तो आना चाहिए बेटा, प्लीज मैथ्स आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट से ये क्या होता है? अनस्टेबल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या समझ में आया? ये भी नेगेटिव चार्ज वाला था। ठीक है ना, क्या था ये? नेगेटिव चार्ज वाला था। तो माइनस वाला माइनस वाले से स्टेबल होता है, प्लस वाला प्लस वाले से स्टेबल होता है। ट्रिक इजी लगी तो ये हमारी है सीसीडी ट्रिक, जो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बनाई है। पर ये बहुत ही अच्छा आपको एक रूल समझ में आया और इस रूल को अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, चलो आई होप आपको कार्बोकेटायन कार्बन आयन समझ में आया होगा। अब मैं इनको अप्लाई करके इस रूल को आपको और इलैबोरेट करूंगी थ्रू क्वेश्चंस। ओके, चलो तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा याद करें अगर, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने क्लास किस रूल पे छोड़ी थी? उस सस्पेंस की अब बारी आ चुकी है। ठीक है, सो मैम ने रूल बताया था DNP रूल। वेरी गुड, कमेंट में जिन्होंने लिखा है DNP रूल, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है और आप लोग क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो DNP रूल क्या था? D था हमारा डिस्टेंस, N था हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने लगे हैं, और P था हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर और पावर ऑफ ग्रुप, कुछ भी कह सकते हैं हम, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस से लगे बात वहीं खत्म हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स देखना है, वहां पे बात खत्म होती है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना। पर अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है तो हम देखते हैं देन प्रायोरिटी ऑर्डर, जो मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट का। ओके, वेरी गुड। मैं आपको एक बार ऑर्डर दिखा भी देती हूँ ताकि जिनको नहीं याद है, जो भी कनेक्ट हुए हैं। आई शोड यू दैट दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ, ओके, सो या ऑब्वियसली दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना, सो ये वाला जो ऑर्डर बच्चों को मैंने लिखवाया था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, जो मैंने बॉक्स लगा के स्टार वगैरह लगा के, वो अब आप लोगों को अप्लाई करना है। तभी मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी ताकि आप पढ़ के आए और आप लोग मुझे आंसर बता पाए। ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके, सो आप लोगों की स्क्रीन पे अब क्वेश्चंस आ गए हैं। फाइनली हम इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगाना है वो अब सीखेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। थियरी हमने पढ़ ली, बट एप्लीकेशन मैंने पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव ऑन इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कैटायन पे लगाना सीखते हैं। वेरी गुड, विद DNP रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपको कैटायन क्या होता है पता होना चाहिए, देन DNP रूल। अब हम कलेक्टिव इन दोनों को यहाँ पे क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं। ओके, सो आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। पार्ट इसका है A और B, बताना है विच इज मोर स्टेबल। ओके,
तो इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस में एक ही चीज बतानी है, विच इंटरमीडिएट is more stable. Okay, which intermediate is more stable. Okay, so now हमारा ही कार्बोकेटायन था, तो मैम ने लिखवा तो ऐसे दिया था कि कार्बोकेटायन, या मैं कैटायन लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में। सो कैटायन के लिए हमारा प्लस इंडक्टिव उसको अच्छा करता था और माइनस इंडक्टिव इसको बुरा करता था, प्लस वाले को प्लस वाला अच्छा करता था। तो जिनको ये चीज पता थी वो तो क्विकली लगा देंगे, ठीक है ना। कैसे, देखते हैं। ओके, सो मैम ने बताया था, यहाँ पे आपको पता क्या ढूंढना है बच्चों, यहाँ पे आपको ढूंढना होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कि दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। डिफरेंस बच्चों यहाँ आ रहा है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे दूर लगा हुआ मिथाइल, ठीक है। कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे दूर लगा हुआ मिथाइल, ठीक है। सो हम यहाँ से इन क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। ओके, मिथाइल ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा था, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। मैम ने बताया था डीएनपी लगाना है, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड देन प्रायोरिटी, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, तो कौन सा ग्रुप, देखो प्लस आई वाला इफेक्ट कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस इसका पास है, इसका दूर है, तो ये ज्यादा इंडक्टिव लगा पा रहा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। वेरी गुड, बहुत इजी हो जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हमारे लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देती हूँ, जिनको भी समझना है और इसको डिटेल में, वो ये है कि जब भी हम प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं इसके अंदर, तो कैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी कमी पूरी करने के लिए। कैटायन को इलेक्ट्रॉन को अगर दे देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन की भूख मिट जाएगी, है ना। तो इसलिए हमारे प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, है ना। तो जब प्लस आई इफेक्ट लगे होते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप लगे होते हैं, तो वो कैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। और इंडक्टिव जो कि ऑलरेडी खींचेगा, कैटायन ऑलरेडी डेफिशिएंट है, उससे और खींच लेगा तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इस तरीके से इनको देखते हैं। वेरी गुड, ओके। सो अगर ये चीज समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से आप लोगों की स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है और इसका आंसर अब आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। एक एक रूल ये भी ना मैं हर क्वेश्चन में लगवाऊंगी, देखना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कौन सा इंटरमीडिएट ए बी सी तीनों बने हुए स्टेबल है, ठीक है। सो ए बी एंड सी, वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या होगा, अब देख लो, डिस्टेंस सेम है कैटायन से, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज से 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो डिस्टेंस तो रूल आउट हो गया, ठीक है। देन देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा, फिर लास्ट क्या बचा, प्रायोरिटी ऑर्डर। वेरी गुड। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप लोगों को मैं याद करवाऊं, अच्छा यहाँ पॉजिटिव है, ध्यान से क्वेश्चन को उस पर करेक्ट करना, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में देखिए, यहाँ NO2 है, यहाँ अमोनियम आयन है, और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। वेरी गुड। तो क्या हो गया, NO2 हमारा मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, पर मैम ने बताया था चार्जेस वाले जो है वो आगे आते थे। तो इंडक्टिव अगर मैं इसका देखती, माइनस इंडक्टिव, तो सबसे ज्यादा होता है इसका, ठीक है। देन उसके बाद NO2 का, एंड देन फ्लोरीन का। ये हमारा किसका ऑर्डर था, माइनस आई इफेक्ट का। किसका था, माइनस आई इफेक्ट का। पर मैम वेट, यहां तो कार्बोकेटायन है, तो माइनस इंडक्टिव तो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, ये वाला अमोनियम आयन वाला, फिर कौन करेगा NO2 वाला, फिर कौन करेगा फ्लोरीन वाला, डिस्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रह गया, C, देन A, ओके, C, देन A, देन B, क्योंकि B वाले में अमोनियम आयन था, उसका इंडक्टिव सबसे ज्यादा था, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, हुआ क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब आपको डीएनपी लगाना आ गया, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट, मैं वेट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं कमेंट पे अवेलेबल रहूंगी, आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है कि नहीं है। यू वॉच इट लाइक अ लाइव वीडियो, मजा आता है तभी क्वेश्चंस करने में। ओके, सो A, B एंड C, बताइए A, B या C। तो मैम ने क्या बताया, सबसे पहले ढूंढना है पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने देखा क्लोरीन 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 है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या, A, B और C में हमको सारा डीएनपी रूल एक साथ लगवा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, सो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे लगा है, और यहाँ ग्रुप्स ही चेंज हो गए हैं मैम, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके,
ये तो छोड़ो, ऐसे बने रह गए हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा ये 1 नंबर पे है, ये 1 2 नंबर पे है, और ये 1 नंबर पे ही नंबर ऑफ ग्रुप्स चेंज हो गए हैं, बट प्रायोरिटी क्या थी? डी, ठीक है ना, डिस्टेंस। ओके, सो डीएनपी लगाना है इस तरीके से। सो डिस्टेंस किसका क्लोज है, उसका इंडक्टिव सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हमारे कार्ब एनायन आ चुके हैं, ठीक है। तो मैम ने बताया था, मैं लिख भी देती हूँ, बताइए, अभी आपको याद नहीं हुआ ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो आप मुझे बताओगे खुद। इनफैक्ट माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है और प्लस आई इफेक्ट से डिस्टेबलाइज होता है। तो क्लोरीन का माइनस आई होता है, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं। इस तरीके से देखना है कैसे क्वेश्चन लगाने, मैं करके दिखा रही हूँ, मुझे नहीं करना पेपर, आप लोगों को करना है, तो प्लीज सीखो इन चीजों को। ओके, सो सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है बताइए? ये वाला है ना। डिस्टेंस दोनों का सेम है 1 1, तो उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स किसमें ज्यादा है? सी में। ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सी, देन ए और देन बी, बिकॉज बी का डिस्टेंस ही दूर था। इस तरीके से देखना होता है। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आया हो ये वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड मैम, यहाँ तो डिस्टेंस ही चेंज हो गया, नंबर और प्रायोरिटी तो हमें देखना ही नहीं है आगे जाके, है ना। सो डिस्टेंस देखिए, ये 1 2 3rd नंबर पे है और ये 1 नंबर पे ही लगा हुआ है, वही कहानी खत्म हो गई है। तो ना हमें प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने की जरूरत थी इसमें, ना नंबर ऑफ ग्रुप्स वगैरह, एक एक है, ठीक है ना। सो कौन सा अब ध्यान रखना है, ये कार्बन आयन नहीं है, ये कार्बोकेटायन है, तो माइनस आई इसको बुरा कर रहा होगा, है ना। So carbocations are stabilized by plus I effect and destabilized by minus I effect. Very good, very good, समझ आया। तो यहाँ पे तो बेटा माइनस इंडक्टिव वाले ग्रुप लग गए। फ्लोरीन का भी माइनस इंडक्टिव होता है, NO2 का भी माइनस इंडक्टिव होता है कि नहीं है ना। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल बच्चों सही कह रहे हो। आप जल्दी से बताइए किसमें डिस्टेंस पास है, बताइए। इसका डिस्टेंस पास है, तो ये डिस्टेबलाइज ज्यादा कर रहा होगा, तो स्टेबलाइज कौन सा हो जाएगा? बी ओवर ए। वेरी गुड, जिसने ये चीज पकड़ ली, जिसको ये चीज आ गई, उसके मार्क्स पक्के हैं। क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स पक्के हैं उसके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से ए, और अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको कैटायन और अनायन दोनों पे लगाना आ गया है। वेरी गुड, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। तो ए बी सी में हमारा कार्बोकेटायन है, तो प्लस आई वाला अच्छा करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको दोनों साइड से क्या मिल रहा है? प्लस आई, क्योंकि बेटा ये भी तो वही है, क्या है ये? हमारे एल्काइल ग्रुप सी तो है, और ये भी हमारा CH है यहाँ पे, है ना। वेरी गुड, यहाँ पे भी इसको यहाँ पे इसको 3 साइड से मिल रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बेसिकली, और यहाँ पे इसको इस तरीके से एक साइड से मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज देखो, सबके सब अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो प्लस आई इफेक्ट अच्छा करेगा कैटायन को, ठीक है ना। तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन बी और देन सी। वेरी गुड, बात समझ में आई। इसको वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से भी देख सकते थे, ठीक है। वो मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं लिखवाया, वो मैं जब वीडियो बनाऊंगी ना, मैंने बताया अलग से, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो जीओसी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी कि आप लोगों को याद ही होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम ये तो बेसिक ही है, अभी आपने पढ़ना स्टार्ट करा तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विद टाइम आपको लगेगा यार मैम तो ये तो नेचुरल है, कार्बोकेटायन 3 डिग्री स्टेबल होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात है, आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सो उस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट हम है ना आपके साथ मेहनत करवाते जाएंगे कि आपको बहुत ईजी लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ रखा है, बहुत बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, मैम ने बताया था लेक्चर नंबर 2 बच्चों देखना है, और ये sp3, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp और sp2 की, तो ये तो खींचेगा, ये हमारा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, और ये भी हमारा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट करेगा, पर ये हमारा प्लस आई इफेक्ट करेगा, बिकॉज ये तो अल्काइल ग्रुप है ना। तो कौन सा आंसर आएगा? ए, बी कि सी? बताइए ऑर्डर, बताइए ऑर्डर मुझको। ऑर्डर इसका ये कहता है कि ए बी सी में से देखो सबसे बुरा तो देखो क्या कहते हैं, अनायन है, तो प्लस आई वाला तो बुरा ही कर रहा होगा अनायन को, ठीक है ना। तो सबसे गंदा तो सी है, और सबसे अच्छा कौन सा है? ए, और देन बी, क्योंकि माइनस इंडक्टिव ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। वेरी गुड, ठीक है, ओके। आप लोग सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल इन आंसर्स से? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को करने हैं ये क्वेश्चंस, मुझे नहीं करने, कमेंट सेक्शन में
मुझे आंसर्स चाहिए, ऑप्शन नंबर आप बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, जो बताना बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सोना नहीं है, ठीक है, जागते रहो प्लीज। चलो एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। ए बी और सी में हमारा ये एनायन थे ना, तो एनायन को स्टेबलाइज कौन करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और डिस्टेबलाइज कौन करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। आप पढ़ना लिख सकते हैं अभी अगर अभी आपको याद नहीं हुआ है तो, ठीक है। सो माइनस इंडक्टिव इन दोनों का था, प्लस इंडक्टिव इसका था, तो ये तो डिस्टेबलाइज कर ही गया, ठीक है। सो ये डिस्टेबलाइज कर गया। उसके बाद ए और बी में से इंडक्टिव हमारा ए का अच्छा था तो ए आ गया है स्टेबलाइजेशन में, देन बी एंड देन सी। वेरी गुड, ओके। सो इसी के साथ हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो 7वां क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे और मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ओके। सो हम इन दोनों में बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर ही हो चुका है इसका, हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो बहुत सारे स्टार लगा दीजिए, बहुत बार आ रखा है और बच्चे काफी बार इसमें ना कंफ्यूज रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एक बार लॉजिक याद कर लो, बहुत इजी हो जाने वाला है, ठीक है ना। भाई मैं पढ़ा रही हूँ ना, यू आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आपसे, ठीक है। तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वेरी गुड, दोनों कार्बन sp2 है ना। नाउ sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों की sp2, इससे हमें एक लॉजिक भी समझ आएगा। बताइए, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बता रखा है, जल्दी से बताइए, नहीं देखा तो देख के आइए। हम sp और sp2 में से मुझे बताइए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। यहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो किसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बच्चों ज्यादा है, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में होता है 50 और यहाँ होता है 33.3%, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, कार्बन sp वाला, ओके। सो बहुत इजी, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ना। सो हमारा sp पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू sp2, जिस वजह से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आने वाला है, विद टाइम ये भी आपको लर्न हो जाएगा, बिल्कुल बने रहिएगा, इसी तरीके से बने रहना है, सब्सक्राइब करते चलना है, तभी तो वीडियोस आएंगी, तभी तो नोटिफिकेशन आएगी आप लोगों को, तभी आप लोग लर्न कर पाएंगे, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ओके। सो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कवर होगी। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू, ठीक है ना। ओके, सो 7th क्वेश्चन भी इजी हो गया। तो यहाँ हमने इंडक्टिव का ज्यादा रोल नहीं देखा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझा है, ठीक है ना। सिमिलरली 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 8th क्वेश्चन है, मुझे अभी आप बताएंगे, होमवर्क क्वेश्चन है ये, ए बी और सी, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ए बी और सी में से कौन सा ऑर्डर स्टेबिलिटी का रहेगा इन इंटरमीडिएट्स का, ठीक है। ए बी और सी को आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। तो ये मुझे बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उससे पहले मतलब ये तो आपने बताना ही है, मेरे को एक बहुत अच्छी ना आपको एक चीज बतानी है, तो देखते हैं आपको पता ही नहीं पता, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है, ज्ञान नोट करके लिखेंगे। हमारा जब भी हम नोट लिखते हैं हम उसको ज्ञान नोट करके लिखते हैं जब हम बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे होते हैं, ओके। सो ज्ञान नोट हमारा ये कहता है कि मैम आपने एक ऑर्डर बताया था हमको, एक क्वेश्चन एक्चुअली आ रखा है एक बारी, ठीक है ना। सो एक आपने बताया था NR3 एज अ ग्रुप लगा हुआ हो और NH3 अमोनियम आयन बेसिकली एज अ ग्रुप लगा हो, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये हमारे माइनस इंडक्टिव के ऑर्डर में देखे गए थे। तो इनका क्वेश्चन ये आया था कि इनका ऑर्डर क्या है माइनस इंडक्टिव में, किसका इंडक्टिव ज्यादा है किसका इंडक्टिव कम है, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर तो आपको लर्न करवाया ही था, बट ये क्वेश्चन काफी बार आ रखा है, उसकी रीजनिंग भी पता होनी चाहिए, ज्ञान नोट है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है। तो करते हैं पता, ओके। सो इंडक्टिव किसका ज्यादा है, ऑर्डर तो आप लोगों को मैंने लिखवा ही रखा है, तो हम इसका रीजनिंग पे पहले फोकस करते हैं, फिर इसका मैं आंसर दूंगी। तो इसी तरीके से आपको पता है ये हमारा नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। सो R R R और ये कहीं से बॉन्डेड है, ठीक है ना, इसी तरीके से ग्रुप लगा हुआ है। सिमिलरली ये वाला भी H हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान करके बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार आ रखा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ओके। एंड ऑर्डर तो हम लर्न कर लेते हैं विद टाइम, बट हमको रीजन भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, जहां मैं बताऊंगी वहां लर्न करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों ही नाइट्रोजन बॉन्डेड है, तो दोनों पे कटायन है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे देखेंगे इसका इंडक्टिव ऑर्डर, ठीक है। तो दैट इज ऑफ बॉन्ड एंगल, मैंने कल आपको बताया था दैट, इसको भी बहुत अच्छे से हम लिखते हैं, इसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। that bond angle is directly proportional to electronegativity, which is directly proportional to inductive effect. किसका? inductive effect. वेरी गुड, अगर आपको ये चीज याद हो गई है तो अगर आप इसको प्लीज मार्क कर लेना, बहुत अच्छा ये ऑर्डर है, मैं वैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, प्लीज मार्क इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? आपको दिख रहा है आर ग्रुप्स बल्की है, तो इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा उसका इंडक्टिव भी ज्यादा। ओके, सो हमारा NR3 प्लस का बॉन्ड एंगल की वजह से इंडक्टिव ज्यादा है, ओके, और अमोनियम आयन का इंडक्टिव कम है, ठीक है ना, NH3 प्लस का। वेरी गुड, तो आई होप आपको एक्स्ट्रा ज्ञान पसंद आया होगा हमारा। तो मैं एक बार आपको ऑर्डर दिखा भी देती हूँ, जस्ट टू ऑर्डर देखते हैं, तो NR3 प्लस आगे आता है कंपेयर टू अमोनियम वाई, ठीक है। तो मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसका ऑर्डर याद होना ही चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे बॉन्ड एंगल के जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में चीजें बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, ठीक है, तो आपको उनका ध्यान रखना है। तो बॉन्ड एंगल जो भी पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है, केमिकल बॉन्डिंग के जब लेक्चर्स अपलोड करेंगे या आप खुद से भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, उसमें बॉन्ड एंगल विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू साइड एटम्स एंड सेंट्रल एटम, जो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी, उसको अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड एंगल आपका यू क्लियर हो जाएगा। बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग में मुझे पता है आपका एक ही टॉपिक फंसता होगा, बॉन्ड एंगल, और एक बार आप समझ लोगे तो फंसना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहना, उसके भी चैप्टर की वीडियोस आएंगी, बहुत मजा आएगा। ओके, सो आगे चले हम। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ द बेसिस ऑफ आर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है क्योंकि हमने कार्बोकेटायन और कार्बन आयन वगैरह पढ़ लिए हैं, तो हम इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। इसमें मैं ट्रिक बताती हूँ, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। समझाऊं, देखो मैं हर तरीके से बता देती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बता दिया, ट्रिक से बता दिया, समझा के बता दिया। अब आपको जैसे पढ़ना आप पढ़ो, भाई आप लोग एकदम ही माला माल हो चुके हो अपने कंसेप्ट से, ट्रिक से, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लगा लो स्वाद अनुसार, ठीक है ना। चलो, होप आपको बहुत मजा आ रहा हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं फीडबैक, सब्सक्राइब कर देना, जो जो अभी बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है। बस सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ कमेंट करते रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है यार। चलो आगे चलते हैं। सो जब हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक जो होता है हमारा, वो कैसे देखा जाता है? अगर आपको, अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा लिंक करवाऊं, क्योंकि लिंक करवाना बहुत बेटा जरूरी हो जाता है, तो अगर मैं आपको लिंक करवाऊं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहां पढ़ते थे? हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। याद आ रहा है जब हम ब्रॉन्स्टेड एसिड पढ़ते थे, लुईस एसिड पढ़ते थे, अर्हेनियस एसिड्स पढ़ते थे, उस टॉपिक को आपको यहाँ से लिंक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखवा भी दे रही हूँ, खैर जिनको नहीं आता, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, acidic strength is directly proportional to stability of conjugate base। अरे मैम ये कौन से पाप खोल दिए आपने, ये तो हमें आता ही नहीं है। अब बेटा आना तो चाहिए आपको इस टॉपिक को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो पढ़ के आइए वहां से, या फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब पढ़ लेना। अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बट समझ आ गया ना क्यों मैंने आयनिक का नाम लिया था, ठीक है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और द Ka वैल्यू और द pKa वैल्यू, ठीक है। pKa कम होता है तो एसिड अच्छा होता है। ओके, सिमिलरली एक मैं ट्रिक यहाँ पे और ऐड करूंगी, अभी कर देती हूँ चलो आप लोगों के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। जिसको ये चीज याद हो गई, इसका मैं भी समझाती हूँ क्या रीजन है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं पहले, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पूरे को अच्छे से लिखना आप, मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ जो हम पढ़ते हैं,
वो कब अच्छी होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छी होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, सो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस आई इफेक्ट वाले, तो बहुत इजी है। सो प्लस आई इफेक्ट बेसिक अच्छा करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं वो बेसिक बुरा करते हैं। और हम पीके ए और पीके बी में जाएं तो के बी एंड देन पी के बी को इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आई होप बच्चों जिसने ये दोनों चीजें समझ ली उसके लिए तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो देख रहे हो इंडक्टिव कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी सारी चीजें हैं। मैं इंडक्टिव को सिर्फ ये कह के पढ़ा देती, आपको पता भी नहीं चलता कि मैम क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे हैं। तो क्वेश्चन कब समझ आएंगे? जब ये सब टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं बता रही हूँ बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे और इसी तरीके से सारे और समझेंगे। अच्छा, केबी और पीके जो है, केबी वैल्यू अच्छी होती है जब तो बेस अच्छा होता है, पीके वैल्यू कम होती है तो बेस अच्छा होता है, ठीक है ना। प्लीज इनको याद रखना, ठीक है। इनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ समझते हैं कि मैम ये क्या समझाना चाह रहे थे। हाँ, ओके, सो दिस इज इंटायरली अ वेरी वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी गुड टॉपिक। सो हमें क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि एसिड कब अच्छा होता है। ओके, सो बेसिकली विच इज अ बेटर एसिड, इसके क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, बहुत मजा आएगा। विच इज अ बेटर एसिड, मैंने आपके सामने दो एसिड्स बनाए हैं क्योंकि COH और COH हम ऑर्गेनिक एसिड से ले रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड से ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो A एंड B, कौन सा एसिड अच्छा है? जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए, बाकी लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो सोना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। नाउ अब इसमें होता क्या है, एसिड का काम क्या होता है? अच्छा बताओ, H+ देना है ना। एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट करना। ओके, सो हम इसी तरीके से करेंगे। वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम तो आएगा, है ना। ओके, जब इसने अपना एसिड डोनेट कर दिया तो इस तरीके इधर भी जब इसने एसिड डोनेट करा, ओके, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ही लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए कि हम इसको कैसे अप्लाई करना है। ओके, एसिड हमारा इस तरीके से रिएक्शन देता है तो उसमें कॉन्जुगेट बेस जनरेट होता है। एसिड जब भी H+ दे देता है तो जो उसके यहाँ पे एनायन बनता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। इसका ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बेस क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। सो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड A, ठीक है। देखो पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो। एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड B। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कॉन्जुगेट बेस और एसिड में रिलेशन कैसा सा आ रहा है कि इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, मतलब कि इसका ये बेस बना है H+ देने के बाद, और इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है H+ देने के बाद। तो मैम ने एक लाइन लिखवाई थी कि एसिड कौन सा अच्छा होता है? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। इसके पीछे भी रीजन है, आप चाहे आयनिक में जाके पढ़ो, मैं यहीं पे पढ़ा दे रही हूँ दोबारा से, ठीक है। तो क्या रीजन है? तो आप बहुत ही लकी हो, मैं यहीं पे दोबारा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पढ़ना नहीं है तब भी पढ़ेंगे हम, ताकि रिवीजन होती रहे दोबारा दोबारा पढ़ने पे। ओके, सो रीजन ये है कि इसका कॉन्जुगेट बेस अच्छे से, एसिड का क्या मतलब है, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी जिसका भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस अच्छा, ठीक है। मैं एक बार इसको दोबारा लिख के बता देती हूँ एक और साइड में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड है, ठीक है, उसमें रिएक्शन आपने करवाई तो यहाँ उसका एक कॉन्जुगेट बेस हुआ और साथ में H+ आयन डोनेट करा। तो अगर इसके प्रोडक्ट है ये, अगर इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल तो रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी, ठीक है। इफ मैं लेट करवा रही हूं, दिस कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्टेबल, अगर ये कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है, बातें करें हम, तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड ज्यादा रहेगी, बैकवर्ड कम रहेगी। फॉरवर्ड ज्यादा रहेगी तो H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा तो ये एसिड अच्छा कहलाएगा। वेरी गुड, समझ में आया। एसिड कब अच्छा होगा? जब इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी तो H+ डोनेट इजिली कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि एसिड अच्छा जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी जब उसका कॉन्जुगेट
बेस स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते थे। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको लिखना हो ये भी नोट्स में प्लीज इंपॉर्टेंट करके लिखना, ठीक है ना। अब समझ में आया मैं क्या टॉपिक समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा टॉपिक हमको यहाँ पे बेटा लगाना है। नाउ अब कौन सा कॉन्जुगेट बेस, अच्छा अब बड़ी अच्छी ट्रिक मैंने पहले आपको बता रखी है, जल्दी से बताओ कॉन्जुगेट बेस पे साइन क्या है। ये कैटायन है एनायन है, ये तो एनायन है मैम, राइट। एनायन पे तो हमें इंडक्टिव लगाना आता है ना, क्या था एनायंस के अंदर मैम, यस यस हमें पता है, माइनस इंडक्टिव इसको अच्छा करता है और प्लस इंडक्टिव इसको बुरा करता है। वेरी गुड, अगर जिसको ये चीज पता है वो यू क्वेश्चन कर लेगा। कैसे, अब बताओ कि यहाँ पे एनायन एनायन है, दोनों दोनों एनायंस है हमारे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, प्लस इंडक्टिव, जो कि कर रहा है इसको बुरा, ठीक है। और ये कैसा है, प्लस, ये कैटायन है तो ये कैसा है, माइनस इंडक्टिव। अभी मैंने इसको ऑर्डर भी इम्पैक्ट बताया था आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। वेरी गुड, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो ये इसको काफी स्टेबल बना देगा एज अ कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ना, आपने मुझे बताया अभी खुद ही मैम, आप यहाँ तक खुद मेरे साथ पहुंचे। जिसको दोबारा सुनना है वो रिपीटेड बैक करके सुन लीजिए, ठीक है ना, बहुत ईजी है ये और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैम ने ये बताया अभी कॉन्फ़िगरेशन, मैम ने बताया अभी डिड्यूस करके, दैट कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड ए इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड बी। तो जब एसिड ए का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अच्छा एसिड भी कौन सा हुआ, ए, ठीक है ना। सो ए इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बी। ये ऑर्डर आप लोगों का आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, और समझने के लिए रिविजन भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब कॉन्जुगेट बेस बना बना के देखने की नीड नहीं है, आपको पता है यहाँ पे RCOO माइनस बनेगा या फिर जो भी लगा होगा ग्रुप विथ COO माइनस बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने एक अब आपको चीज लिखवाई थी, अब मैं आपको ट्रिक पे लेके चलती हूँ। ट्रिक मैंने ये लिखवाई थी, अब आप इसको देखिए, एसिड को कौन अच्छा बनाता है, माइनस आई, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। एसिड को कौन अच्छा बनाता है, माइनस इंडक्टिव, और बुरा कौन बनाता है, प्लस इंडक्टिव। ऐसे भी कर सकते हैं बिना आप CO माइनस बनाए, ठीक है। मेरे को कंसेप्ट पूरा समझाना पड़ता है, मैंने समझाया। आप लोगों को इसमें क्या करना है, आपको सीधा कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। पेपर में हमारे पास बेटा इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पूरा सॉल्व करने बैठे। मेरा देखो फर्स्ट तो मेरे को करना ही था आधा, आप लोगों को अब मैं ट्रिक भी दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आप फटाफट लगाइए। मैम ने बताया है एसिड, ये देखो ऐसे लिखना है, एसिड को कौन अच्छा करता है, माइनस आई इफेक्ट, और कौन बुरा करता है, प्लस आई इफेक्ट। अगर आपको ये चीज याद होगी, और करनी पड़ेगी बच्चों, क्या कर सकते हैं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और मिथाइल, मिथाइल की डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आया। तो मिथाइल का तो क्या है, यहाँ पे इसका है प्लस आई इफेक्ट, क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो पूरा एसिड, ठीक है ना। माइनस इंडक्टिव, ये चारों लगा रहे हैं ABCD, तो किसका माइनस इंडक्टिव अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। सबसे अच्छा एसिड हमारा जिस ऑर्डर में है वही आएगा, क्या है, जो कि सबसे अच्छा एसिड हो गया A, देन B, देन C, देन D, और E तो हमारा पुअर एसिड है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत इजी। अल्कोहल से बेटा ये ROH, ये भी हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब इसमें भी आपको पता है हमारा एसिड है ये, राइट। तो प्लस आई हमारे जो होते हैं वो एसिड वीकनिंग ग्रुप्स होते हैं। कैसे होते हैं एसिड वीकनिंग, और स्ट्रेंथनिंग होते हैं माइनस आई। अगर ये चीज आपको याद हो गई है तो आपको इन क्वेश्चंस को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कंसेप्ट तो मैम ने इतना डीप में जाके पढ़ा दिया है, ट्रिक भी दे दिया है, अब और क्या चाहिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो आप बताइए, तीनों का प्लस आई है तो बट वो वीकनिंग है, तो सबसे कम प्लस आई इसका, फिर उससे ज्यादा इसका, फिर उससे ज्यादा इसका। तो स्टेबल एसिड है A, देन B, देन C का कॉन्जुगेट बेस। तो अच्छा एसिड है A, देन B, एंड देन C। समझ में आया। अल्कोहल्स हमारे एसिडिक होते हैं, ये ऐसे बनता है, अगर मैं बताऊं RO माइनस एज अ कॉन्जुगेट बेस, जिसके मन में आ रहा हो। OH नहीं निकालना है, एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ही है ना। तो एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं तो RO माइनस इस तरीके से बनता है, मैं आपको बता देती हूँ, ROH
is in equilibrium like this. Okay, so RO माइनस बनता है. वेरी गुड. नाउ बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जल्दी जल्दी में दोबारा बताइए. बेसिक स्ट्रेंथ कब अच्छी होती है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें हाई होती है, रिच होती है, राइट. दैट मीन्स बेस कब अच्छा है? दोबारा दोबारा याद करवाना पड़ेगा कि अब ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेस डेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लिख देती हूँ याद रखवाने के लिए, और माइनस आई इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करके बेसिक स्ट्रेंथ कम करवा देंगे. वेरी गुड. ठीक है ना. तो हम आगे चलते हैं. एप्लीकेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं इसको मार्क ही कर देती हूँ. ओके, सो ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ओके, याद रखना ये हम गैशियस मीडियम पे पढ़ रहे हैं, हम ये एक्वस मीडियम में नहीं पढ़ रहे. मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारे कुछ ऑर्डर्स में फर्क आता है, ये हम अमीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे. सो बेसिकली टेल द बेसिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ मिलेगा आपको हमेशा. कुछ नहीं लिखा तो आप इसको गैशियस ही मान के चलेंगे, जैसे यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा, ऑल्दो मैं लिख देती हूँ इन गैशियस मीडियम, इन गैशियस मीडियम. ओके ओके. सो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है बेस कौन अच्छा करता है? प्लस आई वाला. ठीक है, तो ये 3 साइड से प्लस आई लगा रहा है, ये 2 साइड से लगा रहा है, ये 1 साइड से लगा रहा है. यहाँ तो है ही नहीं, तो कौन सा अच्छा बेस होगा? 3 डिग्री अमीन. 3 डिग्री अमीन है ना, 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन एंड अमोनिया. वेरी गुड. ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा क्वेश्चंस करने में. मैंने आज ट्राई करा था, आज की क्लास फुल पावर पैक रहे इंडक्टिव के क्वेश्चंस से जितने भी पॉसिबल हैं. ठीक है, तो बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, आई होप. ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहना है. हम आगे लेके चलते हैं. सो आई होप आपको मजा आया होगा इंडक्टिव इफेक्ट की क्लास में. लेक्चर नंबर 3 में इतने सारे पावर पैक क्वेश्चंस थे, इतने सारे कंसेप्ट थे. हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा, केटायन एनायन की स्टेबिलिटीज पढ़ी, डीएनपी रूल पढ़ा. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी. जो लेक्चर नंबर 2 देख के थक गए हैं वो क्वेश्चन नहीं अप्लाई कर पाएंगे. लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 कलेक्टिव पढ़ना, कलेक्टिव क्वेश्चन अप्लाई करना, और इसी के साथ अपने नीट के पीवाईक्यूज और बोर्ड्स में आने वाले पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए. और ट्राई करा कि मैं इसमें हर चीज इंक्लूड करूं. कुछ भी आपका फीडबैक हमेशा वैल्यूएबल है, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में मुझे बता ही सकते हैं. जो भी आप बताते हैं मैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखती हूँ और आप लोगों के लिए वैसे ही सेशंस लेके आती हूँ. ठीक है, सो आप लोगों को ही काम करना है. हर वीडियो में मैं बोलती हूँ लाइक बटन क्लिक करना, नीचे दिख रहा होगा आपको, प्लीज कर दीजिए. बहुत बहुत कम सेकंड्स का काम है और इतना तो देखो हम भी डिजर्व करते हैं. ठीक है ना. बाकी शेयर करनी है वीडियो, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना, वरना वीडियोस आ जाएंगी, आप अपनी मस्ती में घूम फिर रहे होंगे, वीडियो मिस हो जाएगी, फिर बैकलॉग हो जाता है. तो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम बैकलॉग इतना हो गया कैसे पढ़े? क्यों होने दे रहे हो बैकलॉग? ठीक है, एक वीडियो देखनी है आप घर पे. नेटफ्लिक्स तो बहुत ज्यादा देखते हो है ना, कोई सीरीज देखने बैठ जाएंगे. इससे अच्छा ये प्लीज जीओसी की सीरीज कंप्लीट कर लो, जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, फायदा ही होना है. सीरीज तो कहीं नहीं जानी है, बाद में भी देख सकते हो. ठीक है, अब ये बाद में भी देखोगे ना, तो देख तो ये भी बाद में सकते हो, पर तब तक नीट निकल जाए. तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना. मैं नहीं चाहती हूँ आप में से कोई भी रहे, सबका नीट क्लियर होगा. ठीक है ना, बस बने रहना है सीसीटी मैम के साथ. ओके, सो आपको इस काम करना है, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच. इसी तरीके से लेक्चर नंबर हमारा 4 लेके आ रही हूँ मैं, उसमें मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को रेजोनेंस, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने रेजोनेंस के. बहुत मजा आने वाला है, जिससे हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट इतना इजी हो जाएगा. एंड हाइपर कॉन्जुगेशन उसका बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा. ये बिल्कुल जीओसी बहुत अच्छे से होएगी. बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस आपको बने रहना है, क्योंकि जीओसी अब हमें हरा नहीं सकती है. अब हम नीट को हराएंगे और पेपर क्लियर करके दिखाएंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच once again. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. यू आर ऑलवेज विद सीसीडी मैम केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा. थैंक यू.